हेलो एवरीवन। कोर्स जीरो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कुल देखेंगे 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संज्ञात्मक लक्षण हैं। एक दिया हुआ है लिखित संविधान, दो दिया हुआ है एकीकृत न्यायपालिका, तीन दिया हुआ है द्वितीय द्विसदनीय व्यवस्था, चार दिया हुआ अखिल भारतीय सेवाएं और पाँच दिया आपातकालीन उपबंध। तो बताइए इनमें से कौन से संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। अगर हम इनमें से क्लासीफाई करें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखित संविधान होना कहीं ना कहीं शक्तियों का विभाजन करेगा, उन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो राज्य और केंद्र के बीच विभाजन होगा शक्तियों का संविधान की वजह से, तो ये तो सही है। एकीकृत न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। द्विसदनीय व्यवस्था सही है, ये होगा। अखिल भारतीय सेवाएं ये भी कहीं ना कहीं एकीकृत व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जो पाँच दिया हुआ है ये आपातकालीन उपबंध, ये भी एकीकृत को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो एक और चार जिसमें भी होगा वो हमारा सही होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, मिश्रित सदस्य अनुपात निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया हुआ है, यह एक संकर चुनाव प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को दो मत मिलते हैं। दो दिया हुआ है, इसकी परिभाषित विशेषताओं में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए सांसद तथा किसी दल की सूची से चुने गए सांसदों का मिश्रण शामिल होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से दोनों कथन सही है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे वहाँ नहीं है। ऐसी व्यवस्था होती, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक है, उसके जितनी जनसंख्या है उनकी उसके हिसाब से उनको एक सांसद मिल जाएगा। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, फर्स्ट पोस्ट का पोल सिस्टम, मतलब पहली बार जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा, भले ही से अगर वो 10% ही हो, अगर 50 लोगों में है बैठ रहा है, 10% वाला सबसे मेजोरिटी में है तो वो जीत जाता है। इस तरीके से अल्पसंख्यक का उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो मिश्रित व्यवस्था है इसमें सबकी जनसंख्या के हिसाब से उनको सीटें मिलती हैं, तो इनमें सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाता है। तो इसमें देखें इस तरीके से, तो पहला जो दिया हुआ है यह एक संकर चुनाव प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को दो मत मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों मिलते हैं। एक तो पार्टी को वोट देते हैं, एक व्यक्ति को वोट देते हैं। दूसरा दिया हुआ है, इसकी परिभाषित विशेषताओं में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में से चुने गए सांसद तथा किसी दल की सूची से चुने गए सांसदों का मिश्रण शामिल होता है। तो ये भी सही है, दोनों शामिल होता है। जैसे कि हमारे वहाँ होता क्या है, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो केवल मोदी जी के चेहरे पे, एक व्यक्ति के चेहरे पे। ऐसे में व्यक्ति अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को कौन से प्रतिनिधि को चुने, इसमें समस्या आती है। तो अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को भी चुनेगा, पार्टी में भी चुनेगा, तो दो मिले ना उनको, जिसमें उनकी बहुमत होगी उसके हिसाब से उनको सीट मिल जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर सही हो जाता है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। दो दिया हुआ है, आधिकारिक भाषाओं को अपनाने में राज्य का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित है। तीन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर यहाँ पे देखें तो भाषा को लेकर के संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ये तो है हमारे वहाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखें तो यहाँ दिया हुआ 8वीं अनुसूचित में जो भाषाएं 22 भाषाएं उल्लिखित हैं केवल वहीं तक सीमित है, तो ये गलत है। अन्य भाषाओं को भी चुन सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में इंग्लिश है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है दूसरा। और तीसरा देखें, सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी, तो बिल्कुल सही बात है। हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में ही होती हैं। इंग्लिश एक नेशनल लैंग्वेज है, वो सभी जगह चलती है, तो इसलिए हमारे वहाँ अपनाया भी गया है इंग्लिश को ही। बाद में बताया गया था कि समय के साथ इसमें बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो समय आया नहीं है कि हिंदी को चुना जाए। भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, हाल ही में भारत में इसे मौलिक एवं आत्यंतिक मतलब एब्सोलूट राइट्स के रूप में पहचान मिली है। दूसरा कथन कह रहे हैं यहाँ पे, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निर्मित है। तीन कह रहा है, खड़ग सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। बताइए कौन से मामले में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे अगर हम कहें एब्सोलूट, तो कोई भी हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट संविधान में एब्सोलूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अत्यांतिक नहीं है, एब्सोलूट नहीं है, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता है। अब दूसरे में देखें तो यहाँ पे के एस पुट्टा स्वामी मामला आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए तीसरा गलत है। के एस पुट्टा स्वामी मामले में लाया गया था, न कि इसमें, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निर्मित है, बिल्कुल सही बात है, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो राइट टू प्राइवेसी है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, न कि किसी और के माध्यम से। तो हमारा सही आंसर केवल सी है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता संबंधी कुछ अधिकार दिए गए हैं इसमें, के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है,
ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध हैं। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। बताइए, प्राप्त हैं? बिल्कुल गलत बात है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी अधिकार हैं वो केवल भारतीयों के लिए हैं, के लिए ही हैं। जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें जो भी अधिकार मिले हुए हैं केवल भारतीय लोगों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। इसलिए हमारा दूसरा गलत हो जाता। पहला देखें, ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध मिले हुए हैं, तो बताइए ये केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध मिले हुए हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है, एक सही है। अगर आप मान लीजिए व्यवसाय करने जाते हैं, किसी के घर के सामने करें, अल्कोहल की दुकान खोल लें, तो वो व्यक्ति कार्रवाई करेगा या पे? आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे वो हटवा सकता है आपकी दुकान। तो ये केवल राज्य की कार्रवाई, अगर राज्य कोई आपके ऊपर प्रतिबंध लगाता तो आप इसके लिए इसका अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, बाकी किसी निजी व्यक्ति के हिसाब से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया एक, केवल ए। दूसरा देखते हैं, भारत में सैन्य विधि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ के बारे में बताना आपको। कथन एक दिया हुआ, इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया था। दो दिया हुआ, इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। बताइए कौन सा इनमें से सही है मार्शल लॉ के रिलेटेड? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया था, सही पूछा गया यहाँ पे। अगर हम बात करें, मार्शल लॉ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मार्शल लॉ है जो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे ब्रिटिश जब संविधान हमारे वहाँ थे तभी से वो था। मार्शल लॉ ने इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया जर्मनी से, इसलिए हमारा पहला गलत है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, इसे परिभाषित किया गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। बहुत कम ही चीज़ें हैं जिनकी परिभाषा दी गई है संविधान में, सबकी नहीं दी गई, कुछ की दी गई, जैसे मार्शल लॉ की परिभाषा दी गई है। इसमें मार्शल लॉ कब होगा, अनुच्छेद आप 34 में देखें, 34 में, तो उसमें दिया गया है इसके बारे में ब्यूरो। यहाँ पे फंडामेंटल कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे इनको लागू करने पे, इस सब के बारे में दिया गया किसमें, अनुच्छेद 34 में। आप वहाँ देख सकते हैं, परिभाषा भी वहाँ पे डेफिनेशन भी इसका दिया गया मार्शल लॉ के बारे में, इसलिए हमारा सही आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। दो दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तीन दिया हुआ, मौलिक कर्तव्यों में से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना के विकास को बढ़ावा देना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, बताइए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या फिर बाद में इनको ऐड किया गया था? तो उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा, ये 42 अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। ये हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, तो कहाँ से 10 होगा? और मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए, न कि आयरलैंड से, इसलिए ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्यों में से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए तीन केवल सी हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रतिपादित किया गया था। दूसरा दिया हुआ है, उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। तीसरा दिया हुआ है, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर पहले कथन को सही माना बिल्कुल सही हो, तो पहला कथन सही है। दूसरा, उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये है उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो कि केशवानंद भारती में दिया गया था। दूसरा दिया हुआ है, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल अधिकारों को, जो मूल ढांचा है उसको ध्यान में रख के, इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा केवल एक। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। दूसरा दिया हुआ है, इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी थी। जो ये अधिनियम था, बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी थी। कथन तीन दिया हुआ है, इस अधिनियम ने वाणिज्य निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, अब पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बन गई। बताना आपको कौन सा अधिनियम था वो। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए यहाँ पे तक आपको समझ में आएगा इसमें कौन गवर्नर जनरल था, क्योंकि वायसराय का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। इसमें विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था, उसी के समय ये आया था। और जो 1913 में चाय और चीनी पर एकाधिकार रह गया था, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। 1 लाख का प्रोविज़न जो 1913 में किया गया था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है इस समय। इससे पहले जो गवर्नर था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का। ये सब बातें इस समय थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जिन लोगों ने 1813 लगाया था उनका बिल्कुल सही, 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से सारे प्रोविजन किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक दिया हुआ है,
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कथन दो दिया हुआ है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। सी दिया हुआ है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो, जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी कथन सही हैं। सचिदानंद सिन्हा जो थे वो एक अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद किनको बनाया जाता है अस्थायी सदस्य, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। कितने तारीख को, 11 दिसंबर को बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को बनाया जाता है, उनको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद अगर दूसरा कथन देखें, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, तो आप देखेंगे प्रियम्बल में भी ये डेट मेंशन है वहाँ पे, तो वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। सी देखें, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ये भी सही है। हमारा आंसर सही है डी। अगर आपने डी लगाया था तो आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, भारत में फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। बताइए फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है या नहीं। यहाँ पे जो लिखा है फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ नहीं, बार बार प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हमारा पहला कथन तो गलत है। अब आगे ऊपर देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से। हमने पहला तो देख लिया था गलत, दूसरा बिल्कुल सही है, हमारा सकारात्मक है न कि नकारात्मक। हम निगेटिव नहीं रखते हैं, मतलब अगर किसी धर्म को सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट देते हैं, किसी धर्म पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी। आप लोगों को पारसियों के लिए पता होगा, पारसियों की जनसंख्या जिस तरीके से घट रही है उसके लिए जियो पारसी स्कीम चलाया जा रहा था कि उनकी जनसंख्या बढ़ सके। तो इसलिए हमारा जो दृष्टिकोण है सकारात्मक है, और वेस्ट का जो है वो नकारात्मक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सीधी सी बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। आप अगर प्रियम्बल पढ़े होंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है कि कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। तो उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ब्यौरा दिया गया। मनोवैज्ञानिक न्याय के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए हमारा 1, 3, 4 किसमें दिया हुआ 1, 3, 4 सी में। सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है। इसमें 1955 के नागरिकता अधिनियम में ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ वंश के आधार पर, दूसरा दिया प्रकृति के रूप में, तीसरा जन्म से और चौथा पंजीकरण के माध्यम से। बताइए इनमें से किनका ब्यूरो है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए नागरिकता देने के लिए 5 मेथड हैं हमारे वहाँ, इनमें से ये 4 मेथड तो यहाँ पे दिए गए हैं। 5वां है देसीकरण, देसीकरण के माध्यम से भी दिया जाता है। तो 5 मेथड हैं। कितने मेथड छीनने के हैं, 3 मेथड हैं। भाग 2 में आप देखेंगे, भाग 2 में इसका विवरण दिया गया। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रोविजन किए गए। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं। कथन 1 दिया हुआ, राज्य आय, परिस्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए कार्य करेगा। 2 दिया हुआ है, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करना। 3 दिया हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन देना। 4 दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत व सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। पता है इनमें से कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में, डीपीएसपी के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया सभी सही, वो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सभी कथन सही हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला राज्य आय परिस्थिति सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करने का कार्य करेगा। तो ये किस में लिखा हुआ, आर्टिकल 38 में लिखा गया है, ये प्रोविजन दिया गया। फिर सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करेगा। सभी नागरिक अपने आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त कर सकें, इसको सुनिश्चित करने का राज्य क्या करते हैं। ये किस में लिखा है, 39A में लिखा गया है। चलिए अगला देखें, समान न्याय और निःशुल्क समान न्याय और विधिक सहायता प्राप्त का प्रोत्साहन, ये 39 भी है। अगर हम यहाँ पे देखें चौथा कुटीर उद्योग, तो ये आपको 43 में मिलेगा। कुटीर उद्योग के बारे में 83 आर्टिकल 43 में दिया गया। अगर यहाँ पे समान कानून के बारे में, समान सिविल क्या कहते हैं यार उसको, आर्टिकल 40 में दिया गया, ग्रामीण से संबंधित पंचायती राज के संबंध में इतने विवरण दिए गए। चलिए अगला देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 दिया, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के पास अपने उच्चतम न्यायालय हैं। दूसरा दिया, दिल्ली और चंडीगढ़
को छोड़कर किसी अन्य संघ राज्य के पास अपना विधानमंडल नहीं है। तीसरा दिया हुआ है, इनके कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ सही नहीं है और नीचे दिया हुआ है सही है, इसलिए हमको चुनना है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें पहले कथन में, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं, तो गलत बात है, केवल दिल्ली के पास है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर शेयर करता है किससे? लद्दाख के साथ शेयर करता है अपना उच्च न्यायालय। वहीं अगर दूसरा कथन बात करें, दूसरे कथन पर दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ करके किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के पास विधानमंडल नहीं है, तो एक गलत बात है। पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में भी है, इसलिए हमारा ये भी गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखें, इनके कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बताइए कार्यकारी प्रमुख, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बताइए मुख्यमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या प्रत्यक्ष रूप से? मनोनीत किया जाता है, न कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए गलत है। यहाँ पे राज्यपाल उपराज्यपाल की बात किया जा रहा है, वहाँ के जो कार्यकारी प्रमुख तो वही होंगे राज्यपाल ही, उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए हमारा ये गलत है, हमारा डी आंसर सही है। चुना नहीं जाता, उनको मनोनीत किया जाता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संशोधित कर संस्करण है। किसका संशोधित संस्करण है? भारत की जो प्रस्तावना है वो। उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प और सांप्रदायिक पुरस्कार का। बताइए इनमें से कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प, ये सही है। उद्देश्य संकल्प 3 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और ये इसमें और क्या क्या चीज़ें, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 28 में आती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 40 में आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करने के लिए। कुछ ये बातें थी। चलिए इसको उद्देश्य संकल्प को किसने पेश किया था? नेहरू ने पेश किया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ, लिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषता है। दूसरा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें बी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी गलत है। यहाँ पे उल्टा कर दिया हुआ है। जो भारतीय संविधान है स्वरूप में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है, क्योंकि हमारे वहाँ आईएएस के पद हैं, एकीकृत न्यायपालिका है, और सबसे ज़्यादा संशोधन की मेन शक्तियाँ किसको मिली है? संसद को मिली हुई हैं। लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों के मामले में बहुत सारे, अगर मान लीजिए कि कोई कानून राज्य बनाता है और कोई कानून संसद बनाती है, तो संसद की सर्वोपरि मान ली जाती है उस पर। जो यहाँ पे विधानसभा बनाई है कानून, उसके ऊपर संसद के कानून सर्वोपरि हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो स्वरूप में है, भावना में है, वो एकात्मक है, लेकिन स्वरूप में क्या है? संघात्मक है। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है, उल्टा कर दिया हुआ था। अगर देखें लिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, संघीय प्रकार की ये विशेषताएं, तो बिल्कुल सही बात है। ये संविधान की मूल विशेषता भी, मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत भी आती हैं। चलिए अगला है, अगला दिया हुआ, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर यहाँ पे 9A भाग से 4A मतलब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो बताइए मूल कर्तव्यों को किसके अंतर्गत शामिल, किसके अनुशंसा पे किया था? सोर सिंह समिति के अनुशंसा पे किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान से प्रमुख विशेषताओं को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको इनमें से कि कौन सी विशेषता किस देश से ग्रहण की गई थी। जैसे पहला दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया था? आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थगित करना। सी दिया हुआ है, एकल नागरिकता। और डी दिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बताइए इनमें से कौन सी विशेषता कहाँ से ग्रहण की गई थी? अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया था। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थगन, ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये जर्मनी से विशेषता ली गई थी। एकल नागरिकता का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया एक था। और यहीं पे देखें, अगर मैं बोलूँ तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे है? यूएसए में है। हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। संशोधन के प्रावधान कहाँ से लिए गए? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया संशोधन के प्रावधान। तो ऐसे में हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे बी। ए का 2, बी का 1, हमारा यहाँ पे बी आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन दिया हुआ, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है, किससे प्रेरित है दार्शनिक हिस्सा? ए दिया हुआ आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। बी दिया हुआ है अमेरिकी संविधान से। सी दिया हुआ ब्रिटिश संविधान से। डी दिया हुआ आयरिश संविधान और ब्रिटिश संविधान दोनों से। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है?
जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है। देखिए आयरिश से हमने डीपीएसपी लिया है और अमेरिका के संविधान से कौन सा लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया, इसलिए दोनों हमारे किससे इंप्रेस हैं, इन दोनों देशों से। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, मौलिक अधिकार रक्षणीय नहीं है, इसलिए इन्हें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सक करके घटाया या निरस्त किया जा सकता है। दो दिया हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में गैर न्यायसंगत प्रकृति के हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, और जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे दिए, देखें अगर मौलिक अधिकार जो है ये रक्षणीय नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रक्षा का, तो 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, इसलिए ये रक्षणीय है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ये इस पर एक्शन लेती है कौन, हमारी न्याय व्यवस्था, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्याय संगत है, आप न्यायालय में जाकर के इनको लागू नहीं करवा सकते, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया यहाँ पे बी, यहाँ पे सही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की नागरिकता त्यागने संबंधी नियम को सरल बनाया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, नागरिकता त्यागने हेतु लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई है। बी दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है, नागरिकता त्यागने संबंधित प्रक्रिया को 80 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तीन दिया हुआ है, आवेदकों को विदेशी नागरिकता ग्रहण करने एवं भारतीय नागरिकता त्यागने के कारणों का उल्लेख करना होगा कि क्यों वो नागरिकता त्याग रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से बस एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अगर बात करें तो 80 दिन के बजाय 60 दिन का प्रोविज़न किया गया है। बाकी दोनों बातें सही हैं, यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नागरिकता त्याग करने है तो अब ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे आप, आपको जाके फिजिकली नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। और आपको कारण बताना होगा कि आप किन कारणों से छोड़ रहे हैं नागरिकता, प्रोफेशन की वजह से या फिर कुछ और कारण है, आपको कारण बताना होगा। और 60 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। चलिए निम्नलिखित में से कौन से, या मतलब छीन नहीं ली जाएगी, आप छोड़ देंगे, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। यहाँ पे संघात्मक लक्षण आपसे पूछे गए हैं। ए दिया हुआ दोहरी शासन व्यवस्था जैसे कि केंद्र में और फिर राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था। दो दिया हुआ है शक्तियों का विभाजन। तीन दिया हुआ है राज्यपालों की नियुक्ति। आपको बताना यहाँ पे संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं हमारे वहाँ। देखिए दोहरी शासन व्यवस्था देखेंगे, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, दोहरी शासन व्यवस्था है। अगर शक्तियों के विभाजन की बात करें तो हाँ सही बात है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन के बारे में दिया गया। सब वहाँ पे कौन कौन से हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची के विषय दिए गए हैं। राज्यपालों की नियुक्ति जो है ये प्रावधान क्या करता है, एकात्मक व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए ये हमारा गलत है। हमारा सही हो गया सी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध के रूप में जाना जाता है। ए दिया हुआ ग्राम सभा का गठन, बी दिया हुआ SC/ST समुदाय के को आरक्षण, और सी दिया हुआ मतलब तीसरा कथन दिया हुआ पंचायतों को वित्त अधिकार सौंपना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है 73वें संविधान संशोधन के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया यहाँ पे तीसरे को गलत माना है तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा गलत, हमारा सी आंसर सही है। क्योंकि अभी भी जो है ये कहीं ना कहीं राज्यों पे डिपेंडेंट है, इनके पास आत्मनिर्भर नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं दिखते हैं। हमेशा ये इनके पास समस्याएं रहती हैं किसकी, फंड की, ताकि वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। जो पंचायत भी वहाँ के लोग डिमांड करते हैं जिन संरचनाओं के निर्माण के लिए, इनके पास वित्त के अभाव में उसका फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए पूर्णतः सफल नहीं है। और जो पहला दिया ग्राम सभा का गठन सही है, SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण ये भी सही है, ये सब अनिवार्य प्रोविजन है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ भारत में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। अब ये न्यूज़ में भी था और इसके कुछ प्रोविजन को निरस्त भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला हम देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में प्रावधान संविधान के कौन से भाग में परिभाषित किए गए हैं। बताइए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में प्रावधान कौन से भाग में शामिल किए गए हैं। तो जिन लोगों को इसमें पता होगा वो आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 में दिया गया है प्रोविजन और 152 के अंतर्गत दिया गया, आर्टिकल 152 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इनमें से बताइए आपको यहाँ पे भाग 4 में क्या दिया हुआ है। भाग 4 में देखेंगे तो DPSP है, यहाँ पे 5 में केंद्र से संबंधित ब्यूरो। अब भाग 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है। चलिए कथन दिया हुआ है, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। यदि संविधान अत्यंत लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे नहीं पाएगा अगर लचीला हो बहुत ज़्यादा तो।
एक कथन दिया हुआ, कारण बताया गया है कि सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? क्या कथन कारण को सही रिप्रेजेंट करता है? नहीं, दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे ये बताता कि भारतीय संविधान समय के हिसाब से सब मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अडॉप्ट होता रहा है, लेकिन कुछ विशेषताओं को अपने अंदर संरक्षित रखा है, जो कि जैसे कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, तो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें बता रहा है, वहाँ पे कुछ और, इसलिए हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पर किया गया था। दो दिया हुआ, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तीसरा कह रहा है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। गठन बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नियुक्त किया गया था उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए हमारा पहला कथन तो गलत हो जाता है। दूसरा देखें, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया था। तो ये बात तो सही है, 3 समुदाय में बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे हिंदू न लिख करके सामान्य लिखा गया था, सामान्य वर्ग, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरे की बात करें, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित किया गया था। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है 3। कितनी टोटल सीटें थीं? तो 385 सीटें थीं और +4। तो इसमें से अगर देखें तो हमारे 292 जो थे ये कहाँ से थे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, इनका चुनाव हुआ था और ये प्रांतीय सभा से संबंध रखते थे। लेकिन वहीं 93 देखे तो ये मनोनीत थे। तो कहाँ से यहाँ पे हो गया? दिया था निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार पे होता, मनोनीत भी तो थे इसमें, और यहाँ पे मनोनीत अप्रत्यक्ष रूप से प्रांत सभाओं से निर्वाचित थे, वो चुनाव के द्वारा जीते भी थे। मतलब हमारे प्रतिनिधि किन्हीं का चयन का, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न प्रांतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 2 कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर जर्मनी वाला संविधान से ली गई है। 3 कह रहा है राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे लिखा है कौन सा सही नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा था, इसलिए पहला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया, इसलिए गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है, ये भी गलत है, साउथ अफ्रीका से ली गई है, हमने पहले ही बता दिया था, ये साउथ अफ्रीका का प्रोविजन है। तीसरा दिया हुआ राज्यपाल के कार्यकाल की विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से ली गई है राज्यपाल के कार्यकाल का प्रोविजन, इसलिए हमारा तीनों गलत है। यहाँ पे ए सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पूछा था सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ उत्प्रेषण संबंधी रीट व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ जारी किए जाते हैं। कथन 2 कह रहा है अधिकार परीक्षा संबंधी रीट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। कथन 3 कह रहा है प्रतिषेध संबंधी रीट को न्यायालय और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। पूछ रहे इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है बी, बिल्कुल सही बात है, बी गलत है। देखिए यहाँ पे अन्य व्यक्ति भी मांग सकते हैं अधिकार परीक्षा से संबंधित, बाकी बातें यहाँ पे सही है। उत्प्रेषण संबंधी रीट व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी। वहीं देखें प्रतिषेध संबंधी रीट को न्यायालय एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। ये उन मामलों में जारी किए जाते हैं जैसे को अपने अधिकार से बाहर निकल के किसी मामले में निर्णय दें, तो वहाँ पे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस पर प्रतिषेध लगाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये भी सही है। हमारा आंसर दूसरा गलत था, पूछा था इनमें से कौन सा गलत नहीं है, तो हमारा सही हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं के को DK बसु दिशा निर्देश द्वारा जारी किए गए थे। मतलब अगर इनको किसी को अरेस्ट किया जाता है तो DK बसु में कुछ दिशा निर्देश न्यायालय ने जारी किया था, उनको पालन करना पड़ता है। कथन 1 कह रहा है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी और हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार है।
प्राप्त है। कथन 3 दिया हुआ है, इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय वह एक गवाह की उपस्थिति और अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्ताक्षर होना मतलब हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए पहला अगर देखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं को डीके वसूल मामले में कुछ दिशा निर्देश दिया गया था ताकि इनका पालन करना है। दूसरा देखें, इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तार जो व्यक्ति है वो अपने करीबियों को बता सकता है कि किस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, वो जान भी सकता है। दूसरा, अगर उसको के मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से लिया गया तो नहीं जान सकता, तो ये रूल नहीं लागू होता है, दिशा निर्देश उस पर लागू नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल मामलों में लागू होता है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति होगा उसको एक मेमो दिया जाएगा, उस पर सिग्नेचर करना होगा। ये प्रोविजन पूरा फॉलो किया जाता है, सभी इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहाँ से धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्य के कर्तव्य। भारत राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धर्म समूह के हाथों में जाए, न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। बताइए सही है। दूसरा दिया हुआ है, धार्मिक प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों और हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। 3 दिया हुआ है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों को निषेध करने के लिए कार्य करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें से अगर देखें तो सभी सही है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, पहले में कह रहा है कि राज्य ध्यान देते हुए इनकी बागडोर किसी मतलब राज्य के मामले में कोई एक धर्म हस्तक्षेप न करे और किसी एक धर्म का प्रभुत्व न स्थापित हो, ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा देखें तो किसी समुदाय को विशेष छूट दे देता है। जैसे कि आप देखेंगे सिख में कृपाण धारण करने की छूट दी गई है, वैसे बहुत सारे धर्म हैं जहाँ पे कुछ न कुछ छूट दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार देखें यहाँ पे धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए और साथ ही साथ उनमें फैली बुराइयों को रोकने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कदम उठाती रही है हमारी विधायिका सरकारें उठाती रही हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि बहुत सारे अभी यहाँ पे गोरख धंधा हरियाणा में बैन किया गया था। ये क्या है, बुराइयों को रोकता है। ऐसे में वैसे काला जादू को लेकर के एमपी में बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं, एमपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। तो धर्म में फैली बुराइयों को रोकने के लिए भी समय समय पर कार्रवाई करने का प्रोविज़न किया गया। तो इसलिए हमारा जो धार्मिक सिद्धांत है, मतलब हमारा जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमारा सही हो गया डी। वहीं अगर वेस्ट का बात कीजिए, वेस्ट की, तो वेस्ट में क्या होता है, दोनों अपने आप को अलग रखते हैं। न राज्य केंद्र के मामले में, न राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है, न धर्म राज्य के मामलों में, लेकिन भारत में दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखता है। दूसरा दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने और मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। इनमें से पूछ रहा कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा इसमें असत्य है। अगर पहले कथन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में हम सीधे आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं, किसमें, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात कर लें, 226 के अंतर्गत जा सकते हैं, जो कि कथन में कह रहा है कि अधिकार नहीं है, इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो गया। दूसरी की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार भी इसी में सम्मिलित हैं। आप विदेश में घूमने के भी अधिकार इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देश के अंदर घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सम्मिलित है, इसलिए हमारा सही इसमें असत्य पूछा है, तो एक असत्य है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 दिया हुआ है, गिरफ्तार के समय उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का हक होगा, बिल्कुल सही बात है। गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना क्या अधिकार होगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, ये भी सही है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी की भी तरह के दुर्व्यवहार, यातना से बचने का अधिकार है, ये भी सही है। इसमें से तीनों कथन सही है। अब यहाँ आगे भी दिया हुआ है, आगे देखिए, हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे दिया हुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर 5वें कथन की बात करें, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा सकता है। बताइए क्या दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल दोनों गलत हैं, ऐसे प्रोविज़न नहीं है।
इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी सही हैं। हमारा सही हो गया ए। यहाँ पे सही पूछा गया तो ए सही है, बाकी सभी कथन सही हैं, 4 और 5 गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। आपसे संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया, इसमें से संघीय व्यवस्था के बारे में बताना है। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें। दूसरा दिया हुआ है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। 3 दिया हुआ है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी की सुरक्षा। 4 दिया हुआ है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है। बताइए इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था के मूल विशेषताएं हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर जब केंद्र के प्रति राज्य जवाबदेह होगा तो ये एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, न कि संघात्मक। संघात्मक वो स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, स्वायत्त होते हैं। तो यहाँ पे जवाबदेह मतलब एकात्मक हो गया, इसलिए ये गलत है। पहला कथन देखें, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें, तो बिल्कुल सही बात है। शक्तियों का अगर विभाजन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरा देखें, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार यूपी में जाकर के टैक्स नहीं वसूल सकती, अब यूपी सरकार महाराष्ट्र में जाकर टैक्स नहीं वसूल सकती। इसलिए वहाँ से हमें साफ समझ में आता है कि कर वसूलने का जो और प्रशासन के संबंध में विवरण है वो दोनों का अपना अपना सेपरेट है, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। तीसरा देखें, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व के प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। बिल्कुल सही बात है, वो भी कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था की विशेषता है। लिखित संविधान भी ही खुद संघीय व्यवस्था के एक मूल विशेषता हो जाता है। तो हमारा सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य महत्वपूर्ण अन्य मूल्यों से पर वरीयता देता है। दूसरा कथन देखें, उदारवाद कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है। तीसरा देखें तो उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपाय को जरूर है। मतलब उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपाय की जरूरत होती है, जैसे कि इसका कहने का मतलब राज्य की आवश्यकता होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से वरीयता देता है। मतलब एक व्यक्ति अपने आप में अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। अन्य समानता के मूल्य, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कुछ बोल रहे हो तो व्यक्ति भी उसको माने। ये व्यक्ति के निर्णय की रिस्पेक्ट करते हैं उदारवादी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। मतलब ये है, ये कहना ये चाहते हैं कि समाज में जो गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए राज्य की भूमिका आवश्यक है ताकि उसका उद्धार हो सके। ये उदारवाद एक्सेप्ट करता है कि राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा सही है। दूसरा, अगर तीसरे कथन की बात करें, उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। ये भी इनडायरेक्ट रूप से राज्य की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए भी सही है। हमारा सही आंसर डी है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई अवधारणाओं के उचित उदाहरणों को सम्मिलित करिए। यहाँ पे दिया है अवधारणा और उदाहरण, तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन किससे सम्मिलित होते हैं। जैसे कि सकारात्मक कार्रवाई दिया हुआ है, एक प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। बी दिया हुआ अवसर की समानता, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देता है। सी दिया हुआ है समान अधिकार, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। बताइए इनमें से कौन से अवधारणा है, कौन से उसके उदाहरण हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें सकारात्मक कार्रवाई, कुछ लोगों को छोड़ करके कुछ लोगों को विशेष प्रावधान दे देना, क्योंकि वो गरीब हैं, वंचित हैं, उनकी स्थिति सही नहीं है, तो उनको दे देने से ये सकारात्मक कार्रवाई होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 और भी इस तरह सकारात्मक कार्रवाई का प्रोविजन किया गया 15(3) के अंतर्गत। ये ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि राज्य सरकारों को विशेष छूट दी गई है कि वह 15(4) में प्रोविजन किया गया है कि वो अपने समाज के जो विशेष वर्ग है उसके लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकती है। वैसे देखिए अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को समान अवसर मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, सही है। समान अधिकार, प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार है। सबके मतों का मूल्य एक ही होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ए। जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है संविधान सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। कथन है, कारण दिया हुआ है भारतीय संविधान जाति नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। क्या कथन कारण को सही प्रेजेंट कर पा रहा है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा।
देखिए यहाँ पे हमारे जो संविधान है जाति और नस्ल को नागरिकता का आधार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी नस्ल के हों, आपको नागरिकता मिलती है। इसलिए हमारा सही हो गया, एक सही है, दूसरा मतलब कथन सही है, कारण गलत है। सी सही आंसर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित होते हैं। दो दिया हुआ है मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर पहली बात करें मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित है, बिल्कुल गलत बात है। आपका वो अधिकार वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ से दूसरे का अधिकार शुरू होता है, इसलिए ये मौलिक और निरंकुश तो हो ही नहीं सकते, असीमित तो है नहीं, क्योंकि दूसरे का भी तो अधिकार है, वही अधिकार आपको भी मिला जो दूसरे को मिला हुआ है। तो दूसरे का अधिकार जहाँ से शुरू हो तो वहाँ से आपका अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए पहला तो गलत है। दूसरे की बात करें मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको घूमने का, भारत में घूमने का अधिकार है, लेकिन किसी धार्मिक मंदिर में जाते हैं और आप चप्पल पहन के अंदर जाते हैं तो प्रतिबंध है, चप्पल पहन के नहीं जा सकते। वैसे ही कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया था मास्क लगा के जाना है सार्वजनिक स्थलों पे। आप मास्क के बिना जाते हैं तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लागू होता है। हमारा सही आंसर डी हो गया, दोनों कथन गलत हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे मामलों में लगता है, वहाँ को उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं फॉलो करते तो आपका अधिकार को छीन लिया जाता है वहाँ पे। कथन अगला दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। आपको बताना है डीपीएसपी में कौन कौन से इसमें शामिल हैं। समान नागरिक संहिता किस में दिया है, 44 में। मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, पशुओं को मारने से रोकना, ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन। बताइए इनमें से किसका किसका विवरण डीपीएसपी में दिया गया है, या फंडामेंटल ड्यूटी में से कोई तो नहीं है इसमें, आपको ये सोच के बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए इसमें देखते हैं पहला समान नागरिक संहिता, तो यहाँ पे हमारा ये 14 में है, दम सम्मिलित है, अनुच्छेद 14 में दिए गए, 44 में दिए गए हैं समान नागरिक संहिता से संबंधित विवरण। मद्यपान का निषेध, मद्यपान का निर्देश 47 में दिया गया, आर्टिकल 47 में मद्यपान का निषेध दिया गया। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना ये 43 में दिया गया है। अब 43A में क्या दिया गया है, 43A में ये सहकारी संघवाद के बारे में दिया गया है, लेकिन 43 में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, गांधीवादी कॉन्सेप्ट है ये कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और नागरिकों को मतलब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ने का प्रोविजन। अगर यहाँ पे देखें लास्ट वाला तो अनुच्छेद 40 में दिया गया पंचायती राज से संबंधित, ये भी गांधीवादी कॉन्सेप्ट है। पशुओं को मारने से रोकना ये किस में दिया गया, पशुओं को मारने से रोकना 48 में दिया गया है, 48 में दिया गया पशुओं को मारने से रोकने का प्रोविजन, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया डी, सभी विवरण दिए गए हैं संविधान में। चलिए अगला देखते हैं भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में विवरण दिया गया है यहाँ पे, आपको बताना फंडामेंटल ड्यूटी। इनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा दिया हुआ इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तीसरा दिया हुआ मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त पर संविधान में हमें मौलिक अधिकार देता है। बताइए कि आप राइट के लिए फाइट करेंगे तो आपको ड्यूटी भी करना पड़ेगा, क्या ऐसा प्रोविज़न दिया गया है, नहीं दिया गया, हमारा ये तीसरा गलत है। अगर पहले की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही बात है, जोड़ा गया था। दूसरा देखें इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, क्या संविधान मौन है इनके संबंध में, बताइए। यहाँ पे अगर हम देखें तो संविधान मौन है या नहीं, तो न्याय संगत है या नहीं, क्या कर रही है, उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकारों पर अधिकार नहीं देता है, यहाँ नहीं शब्द लिखा हुआ इसलिए सही है ये भी, हमने इसको गलती से पढ़ लिया था, नहीं शब्द मिस हो गया था, इसलिए ये भी तीसरा भी सही है। इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, ये बिल्कुल सही बात है, संविधान मौन है। संविधान में इसके लागू करने के संबंध में जो डीपीएसपी है फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको लागू करने के लिए कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन विधायिका कानून बना के इनको लागू कर सकती है। फंडामेंटल जो ड्यूटी है विधायिका कानून बना के लागू कर सकती है, इनके लागू करने की प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है, इसलिए हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, बताइए। दूसरा दिया हुआ मौलिक अधिकार सरकार के आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व निर्देशात्मक होते हैं। 3 दिया हुआ मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है, डी इसका करेक्ट है। जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ विवरण यहाँ पे मौलिक अधिकारों में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में, जैसे कि समानता का अधिकार, भेदभाव का अंत,
ये सब प्रोविजन दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में। वैसे ही डीपीएसपी में भी बात करें, डीपीएसपी में भी इसी तरह के ब्यूरो दिए गए हैं। सामाजिक न्याय की बात करता है, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है, तो ये भी दिए गए हैं। लेकिन वहीं तक मौलिक अधिकार जो हैं ये आदेश देते हैं कि सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण करेगी, देश में से भेदभाव को ख़त्म करेगी, अनटचबिलिटी को समाप्त करेगी। ये सब प्रोविज़न क्या करते हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये भी आदेश देते हैं कि ये करना ही है, कैन डू करता है, मतलब कम करना ही है। इसमें रिक्वेस्ट करता है, इसमें टीपीएसपी कहता है कि राज्य सरकार करने का प्रयास करेगी, मतलब ये निर्देश है कि निर्देश देती है कि कर लीजिए। तीसरा देखें, मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तो पूरे समाज की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सही आता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में टीपीएसपी कार्य करने की बात नहीं कहता, पूरे समाज के बारे में कार्य करने की बात करता है। लेकिन वही मौलिक अधिकार की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के अधिकारों की भी बात करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ, अध्यात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। दो दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरा दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तीसरा दिया हुआ है, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है अध्यात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो, जिन लोगों ने डी लगाया था करेक्ट है। देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख होता है, जैसे कि हमारे वहाँ राष्ट्रपति और राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख कौन, पीएम है। तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यात्मक शासन में राष्ट्रपति दोनों के प्रमुख होते हैं, राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति यहाँ पे जो सरकार का प्रमुख होता है वो विधायिका से इंडिपेंडेंट होता है, उसका विधायिका के प्रति कोई जवाब देना था, इसलिए 5 साल का वो कार्यकाल सुनिश्चित कर पाता है। हमारे वहाँ जिस दिन उनका क्या हुआ, बहुमत खत्म हुआ विधायिका से, उनकी सत्ता गई। वहीं अगर देखें इनमें राष्ट्रपति आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव किया जाता है, बिल्कुल सही है। हमारे वहाँ अप्रत्यक्ष से, क्योंकि हम संसदीय हैं, अध्यात्मक शासन व्यवस्था हमारे वहाँ नहीं है। चलिए इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें नीतियों का माना जाता है, नीतियाँ सतत रहती हैं। लेकिन यहाँ पे संसदीय प्रणाली में जैसे कि मोदी जी का शासन चल रहा है, जैसे अभी कोई और पार्टी आएगी तो इनकी नीतियों को रिप्लेस करके अपनी नीतियाँ लाएगी। इसके साथ साथ जो राज्यपाल होंगे सारे राज्यपाल का इस्तीफा दिलवा के अपने राज्यपाल नियुक्त करती है। ये सब समस्याएँ हो जाती हैं किसके, संसदीय शासन प्रणाली के साथ। वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ये क्या कहते हैं, विधायिका और सरकार के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है। विधायिका कोई कानून पारित करती है तो सरकार उस पर निर्णय नहीं देती है, इसलिए नीतियाँ बनाने में भी समस्या आती हैं इसमें, मतलब कानून बनाने में समस्या आती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। और संसदीय प्रणाली में कानून बनाने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है, जटिलताएं नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार राष्ट्रपति जो होते हैं वो भी सरकार के ही समर्थन में होते हैं और सरकार खुद उनसे पारित करवा के बनवा लेती है, तो इसमें कानून बनाना आसान होता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कानून बनाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दो दिया हुआ है, संवैधानिक मामलों में एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। तीन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है। चार दिया हुआ, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। बताइए इनमें से कौन सा विवरण सही है भारतीय संविधान के बारे में। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आपको पता होगा पहला ही संविधान संशोधन कर दिया गया था, उसके माध्यम से क्या जोड़ा गया था, 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। अब इसमें कोई भी डाल देने से संविधान संशोधन नहीं हो सकता था। लेकिन बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 के बाद से जो भी कुछ सम्मिलित किया गया इसमें उस पर निर्णय पुनर्विचार कर सकती है न्यायपालिका। तो ये मतलब एक तरह से दिखाता है ना कि संविधान संशोधन हो सकता है। हमारे में एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं, समय के साथ विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं सम्मिलित होती रही हैं, तो ये सही बात है। भारतीय जैसे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, अब जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, विदेश में जाने का अधिकार सब सम्मिलित हो चुका है उसमें। भारतीय संविधान के कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इसीलिए तो जीवन है क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करता है, इसलिए हमारा सही आंसर डी है। अगर आपने डी लगाया था तो आपका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, इसे संविधान के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कथन दो दिया है, इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमत न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। असत्य पूछा गया है, बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, बिल्कुल सही है। 368 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि ये ऐसे संविधान संशोधन होगा। 3 प्रकार के संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है 368 में। एक तो था जिसको संविधान संशोधन नहीं मानते, 1, 2, 3 के अंतर्गत होता है,
उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, वो तो सामान्य तो बस वैसे ही प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा, एक संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये प्रक्रिया है। और इनमें संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं होता है। धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, केवल सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक, वो भी कैटेगरी सेकंड और थर्ड के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसलिए हमारा सही है, असत्य है उसमें पूछा गया तो बी हमारा असत्य है, पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक दिया हुआ है, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है कौन, भारतीय संविधान, कि एक व्यक्ति की सत्ता नहीं रहेगी, इस पर क्या प्रतिबंध लगाता है। दूसरा दिया हुआ है, यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र उपबंध उपलब्ध कराता है। जो भारतीय संविधान है ये सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक समाधान उपलब्ध कराता है। कथन दो दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यह समाज के कमजोर वर्गों को उनके उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया और डी इसका करेक्ट है। देखिए संविधान के बारे में अगर बात करें तो यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। निरंकुशता का मतलब इस सेंस में हो गया कि सरकार जो चाहे वो निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है। जैसे कि हम लोगों ने पता है होगा 103 अमेंडमेंट जो हुआ था 10% आरक्षण वाला लेकर के, क्या हुआ था, इसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी और 3-2 के अनुपात में इसको वैलिड मान लिया गया था। तो अब अगली बार जब हमारे वहाँ विधायिका मतलब संसद कोई कानून बनाएगी तो इस बात को ध्यान रखे कि न्यायपालिका इसका पुनर्मूल्यांकन करके इसको अवैध घोषित कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण हुआ ना। वैसे ही देखें, यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक समाधान उपलब्ध कराती है। जैसे कि आप देखेंगे समय के साथ ट्रिपल तलाक पे शांतिपूर्ण तरीके से उसको बैन कर दिया गया। ट्रिपल तलाक हो गया, समलैंगिकता का मामला हो गया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको समय के साथ लोकतांत्रिक माध्यम से धीरे धीरे उसको सॉल्व किए गए, समाज से उसको समाप्त किए गए। इस तरीके के मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव को सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। वैसे ही देखें तीसरा मामला, यह समाज के कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे 15-16 इसके माध्यम से क्या प्रोविजन किए गए हैं, समाज के कमजोर वर्ग जो अपने अधिकारों की लड़ाई सामान्य वर्गों से लड़के नहीं ले पाएंगे उनको अधिकार दिलाने के लिए कुछ रिजर्वेशन के प्रोविजन किए जाएंगे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो या फिर रोजगार के मामले में, दोनों में प्रोविजन किए जाते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर डी हो जाता है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को घोषित करता है। बताइए कल्याणकारी राज्य के आदर्श को इनमें संविधान का कौन सा भाग घोषित करता है। ए दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी दिया मूल अधिकार, सी दिया उद्देशिका और डी दिया 7वीं अनुसूची। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर कल्याणकारी राज्य की बात करें तो डीपीएसपी कहता है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का प्रोविजन दिया गया। कल्याण के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए। देखो 39 में भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जिनको हम विभाजित भी करते हैं उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी कॉन्सेप्ट में, तो उसको भी हम देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में दिया गया, आपको इसमें बताना है। चलिए पहला हम देख लेते हैं, संविधान का यह भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखता। बी दिया हुआ है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। 3 दिया हुआ है, इसमें से पूछा क्या गया है संविधान की उद्देशिका के बारे में। सी दिया हुआ है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि कोई अन्य भाग। डी दिया हुआ है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। हमारा डी एकदम बिल्कुल सही है। ए भी लग रहा था सही, लेकिन ए से ज़्यादा अस्पष्ट विवरण डी में दिया हुआ। क्यों? क्योंकि संविधान का भाग तो है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के, अन्य भागों तो इससे अलग हैं क्योंकि ये तो हमारा प्रियम्बल है, होकर के इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही बात, उन्हीं के साथ ये भी लागू होता है। चलिए क्योंकि ये उसका आईना माना जाता है संविधान का, इसीलिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। यहाँ पे विधि के शासन के बाद डायसी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे एक दिया हुआ है शक्तियों का परिसीमन, बी दिया हुआ है विधि के समझ क्षमता और 3 दिया हुआ है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इनमें से कौन कौन से हैं जो विधि के शासन को बढ़ावा देते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। इनमें जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। विधि के शासन का मतलब ये होता है कि शक्तियों का परिसीमन, शक्तियों पे कुछ ना कुछ नियंत्रण, असीमित शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जब डायसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सीमित शक्तियाँ सरकार के पास हो, सीमित शक्तियाँ अपने मतलब निरंकुश होकर के जो निर्णय मर्जी वो ना दे दे, तो उसके पे कुछ परिसीमन, तो बिल्कुल सही बात है शक्तियों का परिसीमन होता है, उसके ऊपर कुछ नियंत्रण लगते हैं। विधि के समझ क्षमता,
कानून के समझ सभी व्यक्ति समान हो, चाहे एक रोड पे भीख मांगने वाला व्यक्ति हो या प्लेन में घूमने वाला एक व्यक्ति, दोनों को समान प्रक्रिया से ही सजा दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। विधि की समझ समता, ये भी डायसी के ही नियम से संबंधित है। स्वतंत्र और नागरिकता अधिकार, नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपके कोई किसी अधिकार का हनन होता है, जैसे कि बीच में आप लोगों ने देखा होगा अग्निवीर मामला, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोगों को लग रहा था उनकी स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि 4 साल बाद ही उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया ना, तो अब बाद में उनको बढ़ाने के लिए जो था 25% का मामला, उसको बाद में बढ़ा दिया गया। तो इसलिए हमारा सही आंसर है हो जाएगा डी। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उसे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। एक दिया हुआ भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है, बी दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी दिया, सी दिया हुआ मूल अधिकार और डी दिया मूल कर्तव्य। तो इसमें मूल कर्तव्य में दिया गया 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में इसको सम्मिलित किया गया था। तो इतना देखने के लिए धन्यवाद। आपका जितना भी स्कोर सही रहा आप नीचे जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत हुए। चलिए सिर्फ देखने के लिए धन्यवाद।